अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो इंडिया के ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लग रहे हैं यूएस की तरफ से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो 25% टैरिफ्स लगाने की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 10% मज़ीद पेनल्टीज़ भी लगाएंगे क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है और उस ऑयल की मनी से ही रशिया जो है वो इस काबिल हो रहा है कि वो यूक्रेन की वॉर को जो है ना लड़ रहा है और उसमें फतवाहत हासिल कर रहा है। तो बड़ी खफगी का इजहार किया ट्रंप ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मोदी के साथ, कि भाई हमारे मना करने के बावजूद तुम जो है रशिया से ऑयल खरीदते चले जा रहे हो। और मज़ीद जो है जब से डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आया है तब से उसने बहुत सारे ममालिक के साथ जो है ना वो उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। चाइना के ऊपर बहुत सारा टैरिफ, यूएस रशिया के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ्स और ईरान पे मज़ीद टैरिफ्स और सैंक्शंस। लेकिन जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन ले लें आप और कनाडा ले लें आप, इंडिया को भी ले लें, जो इनके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बहुत सारी निगोसिएशन का सिलसिला चल रहा था। और इसी तरह इंडिया के साथ भी टीम्स जो हैं वो आ जा रही थी और निगोसिएशन हो रही थी और कोई एक ट्रेड के ऊपर एक एग्रीमेंट लाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस पे एक ऐसे टैरिफ्स लग जाएं जो इंडिया बर्दाश्त भी कर सके और जो है इन दोनों के बीच में जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो दोबारा से उसी तरह से इस्तवार भी हो जाए, बल्कि उनमें वो बेहतरी जो इंडिया लाना चाहते हैं वो मज़ीद उसमें उनको फ़ायदा भी हो सके। लेकिन ट्रंप ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया ने वो तमाम शराइत, जो सख्त शराइत ट्रंप उनके ऊपर लगा रहा था, उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब भी ये हुआ है कि ट्रंप ने गुस्से में आकर पहले 25% ये टैरिफ्स का ऐलान किया, फिर 10% पेनल्टीज़ का भी उसके बाद ऐलान किया और उसके बाद एक दो दिन के बाद उसने मज़ीद थ्रेटन किया उनको कि मैं 50% भी टैरिफ्स लगा सकता हूँ और उससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। सो जो इंडिया में एनालिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर 50% टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं इंडियन गुड्स के ऊपर, तो आप ये ना समझे कि जो गुड्स वहाँ पे जा रहे हैं उनको 50% का नुकसान हो रहा है, बल्कि आप ये समझे कि पूरा मामला ही ठप हो जाएगा। बिकॉज जो 80-90 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स इंडिया से बन करके अमेरिकन मार्केट्स में सेल हो रहे थे, जब उनमें से हर जो $100 का प्रोडक्ट है वो अब $150 का यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं उनको पड़ेगा, तो डेफिनेटली यूएस के कंज्यूमर्स को तो लगेगा कि ये तो बहुत महंगा हो गया अचानक। और उसके बदले में जो यूएस के अंदर बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सस्ते लगने शुरू हो जाएंगे और वो उनको लगेगा कि क्वालिटी भी बेहतर है, यूएस मेड भी है और सस्ता भी है। या फिर और फ्रेंड ममालिक से, यूरोप से उसी का अल्टरनेटिव्स जो आने लग जाएंगे वो उनको लगेंगे कि ये तो सस्ते पड़े, तो वो जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट वो अब बिकेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि वो सिर्फ उनको 50% को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो पूरी इंडस्ट्रीज जो है ना वो ठप होने का जो है ना वो मामला आ जाएगा। अगर इस तरह की सख्ती ट्रंप कर रहा है तो फिर आगे चल के मामला कैसे सही होंगे। और इंडियन पब्लिक, आपको पता है इंडियन मीडिया स्पेशली इतना प्रो नेशनलिस्ट है, इतना अपना प्रो मोदी है, नेशनलिस्ट किस्म का है कि वो हर एक से फौरी तौर पे मतलब दुश्मनी मोल लेते। पाकिस्तान के खिलाफ तो डेली बेसिस पे ही नफरत का इजहार और दुश्मनी का इजहार होता ही रहता है। लेकिन अब अचानक से जब से ये ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाए हैं तो उनका मीडिया जो है ना ट्रंप के खिलाफ और यूएस के खिलाफ भी बात करना शुरू हो गया है। तो मामलात इतने आगे जा सकते हैं बहुत तेज़ी से, जो कि उनको ठीक करना जो है ना मुश्किल हो जाए। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक जो क्या वाक़यात हैं, क्या सारे मुहर्रिकात हैं जो कि इससे पहले की सिचुएशन यूएस और इंडिया की वो कैसे चल रही थी और अब इतने जो टैरिफ्स हैं और इतने जो मामलात ख़राब हो रहे हैं उससे कितना बड़ा चेंज ना सिर्फ यूएस और इंडिया के बीच में आएगा, बल्कि इस पूरी रीजन में भी एक चेंज आ सकता है, एक पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो में चेंज आ सकता है। बिकॉज इंडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ा एंटिटी है। अगर इकोनॉमिकली आप देखो या आप स्ट्रेटिजिकली भी देखो तो उसकी एक हैसियत है, क्योंकि 1 बिलियन प्लस 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है। आप समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज ये मुल्क है, एरिया वाइज भी, लैंड मास के वाइज भी काफ़ी ये बड़ा मुल्क है। इकोनॉमी भी इसकी 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स की तो है, ऑल्दो कि काफ़ी नेगेटिव में चली गई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन काफ़ी बड़ी इकोनॉमी भी है। तो लिहाजा ये जो कुछ भी इंडिया करेगा और यूएस और इंडिया के बीच में होगा उसका पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में फ़र्क पड़ेगा। और आपको मैं बताती ही रहती हूँ कि जियो पॉलिटिक्स
यही हमें सिखाते हैं कि ग्लोबल विलेज के अंदर अब हम रहते हैं, और अगर कुछ भी एक खत्ते में होता है, एक कंट्री और दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो उसका इफेक्ट, उसका रिपल इफेक्ट जो है वो दूसरे उसकी रीजनल जो नेबरहुड है, उसका जो ग्लोबल नेबरहुड है, उस सब में वो इफेक्ट्स उसके जाते हैं, और इस चीज़ के तो ज़रूर जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया जो है वो मतलब इस साउथ एशिया जो रीजन है ना, उसका एक बहुत बड़ा मेंबर है। और जो सब कॉन्टिनेंट के पहले कंट्रीज थे, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब मिलाकर जो सब कॉन्टिनेंट बनाते थे, अब वो टूट के अलग अलग मुल्क बन गए, ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, लेकिन इस खत्ते को अभी साउथ एशिया का खत्ता कहा जाता है। और साउथ एशिया में इंडिया का हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो अपने आप को एज अ बिग ब्रदर यहाँ पर अपनी धौंस जो है ना जमाई रखे, और उसकी ख्वाहिश हमेशा रही है कि बांग्लादेश में भी उसकी मर्ज़ी की फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाएं, उसकी मर्ज़ी की ट्रेड की जाए, उसकी मर्ज़ी की डेवलपमेंट होगा। और इसी तरह भूटान में भी हर चीज़ वो डिक्टेट करने की कोशिश, नेपाल पे भी, श्रीलंका पे भी, हर एक के ऊपर वो अपनी मर्जी मुसलत करना चाहती है। पाकिस्तान एक वाहिद है जो हमेशा इंडिया से टोटल कट ऑफ में रहता है, बिकॉज उसको दुश्मन लगता है अपना, बिकॉज जो कुछ उसने कश्मीरियों के साथ कर रखा है, जो कुछ उसने बांग्लादेश 71 वॉर में पाकिस्तान के साथ गलत मतलब धोखेबाजी की, उस सब की बुनियाद पे पाकिस्तान का को तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा है ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी डिक्टेशन इंडिया की तरफ से आएगी। सो इस सिचुएशन में जबकि इंडिया जो है वो साउथ एशिया के रीजन में, जिसका मैं आपको ये मैप भी दिखा रही हूँ, इसमें बिग ब्रदर बनने की हमेशा इसने कोशिश की। उस कोशिश में ये नाकाम रहा है, क्योंकि ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं जो इसके नेबरहुड में, इन्होंने रेजिस्ट किया इंडिया की इस बिग ब्रदर पॉलिसी को। और आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, हसीना वाजिद के आउस्टर के बाद, उसको निकालने जाने के बाद टोटली जो है ना वहाँ की जो हुकूमत है और वहाँ की जो अवाम है वो खुल करके सामने आ गई कि वो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इंडिया की कोई भी इन्फ्लुएंस जो है ना वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क के अंदर आए, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे आए। और पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती जो है ना वो अचानक से हसीना वाजिद के जाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो दोबारा से उस्तवार हो गई, और ऐसा लग रहा है जैसे एक बिछड़े हुए जो दो भाई ममालिक हैं वो आपस में जो है ना उनको एक दूसरे की समझ में आने लग गई है, एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी जो है एक मिलाप आ रही है, मिलिट्री डिफेंस के लोग भी आ जा रहे हैं, और काफ़ी जो है ना वो यानी एक चेंज दोनों की जो है पर्सपेक्टिव में आ गया। सो ये जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, ये सार्क का मैप है। सार्क के अंदर यही तमाम ममालिक हैं जो साउथ एशिया के ममालिक कहलाए जाते हैं। और आपने देखा कि सार्क में जब भी सार्क की समिट्स होती रही, तो पाकिस्तान के आने के ऊपर इंडिया का जो है ना वो नाराज़गी का इजहार होना, और उसको इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से जब भी समिट होना तो बुलाना नहीं। और फिर जब 2016 में उरी अटैक्स हुए कश्मीर के अंदर, उसका भी तमाम जो भी अटैक्स और टेररिज्म इंडिया के अंदर होते हैं, और हर एक का इल्ज़ाम इंडिया फौरी तौर पे पाकिस्तान पे लगाता रहा। उरी अटैक्स का भी इल्ज़ाम उसने पाकिस्तान के ऊपर लगाया फ़ौरन, और उसके बाद उसने कहा कि मैं जो 2016 में इस्लामाबाद के अंदर सार्क का जो समिट हो रही है उसमें मैं नहीं आऊँगा। और उसके फ़ौरन बाद सार्क के जो ममालिक हैं उन्होंने चाइना की इस ख्वाहिश के ऊपर लबैक कह दिया कि चाइना जो है वो सार्क का मेंबर बनना चाह रहा था। ये जब बात सामने आई तो इंडिया ने कहा कि मैं तो सार्क में कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सार्क का मेंबर ही नहीं बनना चाहता। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक रीजनल जो ग्रुपिंग है उसके अंदर इंडिया की किसी से नहीं बनती, और उसने उस रीजनल ग्रुप को छोड़ दिया। और उसके बाद उसने उसके जगह पर बिम्स्टेक जो है एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैप मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। और इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि वही तमाम साउथ एशिया की कंट्रीज़ के साथ मिला करके मज़ीद कुछ एशियान कंट्रीज़ जिनमें म्यांमार शामिल है, जिसमें थाईलैंड शामिल है, और इन तमाम को मिलाकर बिम्स्टेक के नाम से एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कि जिसके ऊपर तवज्जो जो है ना वो जब से मोदी आया ना, मोदी की ये सेकंड टेन्योर चल रहा है, तो उसने फर्स्ट टेन्योर में ही एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट पॉलिसी का ऐलान किया, और उसने कहा कि हम ईस्ट की तरफ तवज्जो देंगे।
क्योंकि वेस्ट में तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से तो इंडिया की बिल्कुल भी नहीं बनती, और उसके आगे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के तक पहुंचने की ख्वाहिश थी इंडिया की, वो भी जो है दम तोड़ गई, क्योंकि ना रशिया जीत सका अफगानिस्तान में अपनी जंग, ना यूएस वो जंग जीत सके। तो वो जो ख्वाब था कि हम सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्जा करेंगे, उनकी ट्रेड के ऊपर जो है हमारा अजारादारी होगी और ये सब कुछ, वो सारे ख्वाब तो हो गए चकनाचूर। तो मोदी ने अगर कहा कि मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना रहा हूँ और मैं अपने ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज है, जिनमें बांग्लादेश है, जिनमें म्यांमार है, जिसमें थाईलैंड है, और और इस तरह के इंडोनेशिया को भी शामिल किया जा सकता था। बहरहाल ये तमाम ममालिक के साथ जो है ना मैं ज़्यादा दोस्ती करूँगा और उनके साथ ट्रेड बनाऊँगा और सारे जो है मैं अपने प्रोग्राम्स करूँगा। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि देखिए आप, इंडिया के पास इतनी बड़ी सरमायाकारी की तो गुंजाइश नहीं है, इतना बड़ा वो इन्वेस्टर तो नहीं बन गया कि वो जाके दुनिया के और ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स करे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे। तो क्योंकि इसी सारे असना में चाइना ने अपने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी ऐलान कर दिया था, और चाइना के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर सरप्लस मनी है, जिससे वो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि जिनको वो मैप कर रहा है BRI के अंदर, उन सब के को वो स्टार्ट भी करवा चुका है। उनकी जैसे पाकिस्तान में सीबेक स्टार्ट हो गई, बहुत हद तक कंप्लीट है, इसी तरह से बांग्लादेश, म्यांमार और तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी चाइना ने BRI के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं। तो लिहाजा जब वो प्रोजेक्ट्स इतने कामयाबी से चल रहे हैं, उनके मुकाबले में जो भी वादे या जो भी प्लानिंग इंडिया ने इन ममालिक के साथ की है बिम्स्टिक में, वो बरूए कार नहीं आ सकी, उनमें कोई यानी प्रोग्रेस नहीं हो सका, काम उनके ऊपर आगे चलकर नहीं हो सका। तो आप समझ लें कि जो इंडिया का जो ख्वाब था कि वो इस रीजन में तमाम कंट्रीज़ के ऊपर, यानी ना सिर्फ वो बिग ब्रदर बनेगा, बल्कि इन सब के अंदर रीजनल जो है ना वो एक पावर बनकर और सारे प्रोजेक्ट्स वही हेड कर रहा होगा और सारी डेवलपमेंट वही करवा रहा होगा, वो सब कुछ तो एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी, जो कि अपने ही जो है ना वो आप में ही दम तोड़ गई। क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कुछ भी सरमायाकारी या डेवलपमेंट या इवन आप समझ लो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने का नो हाउ भी नहीं थी, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना कर सकते हैं। इसी की मिसाल मैं आपको दूंगी कि क्योंकि काफ़ी अर्सा इंडिया ने जोर लगाए रखा बांग्लादेश के ऊपर कि ये जो पोर्ट्स हमारे मुल्क में नए बनने हैं, उनमें से एक दो जो है ना वो मेरे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं डेवलप करवाऊंगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स किए भी बांग्लादेश में, लेकिन उन पर कोई खातिर खा काम नहीं हो सका। सो इसी तरह बिम्स्टिक के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे सामने आए जो कि अभी तक सिर्फ प्लानिंग की स्टेज में है और उन पर कोई काम नहीं हो सका। सो इसी के बाद जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें इंडिया ने यानी आप इसका अब नक्शा देखो तो पूरे इंडियन ओशन के ऊपर लगने वाले तमाम ममालिक ही, अफ्रीका के भी, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आ गया और इंडोनेशिया, मलेशिया भी, तमाम जो है वो इसके अंदर शामिल रहे, लेकिन पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। सो क्या आपको इस से दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने कोशिश की कि रीजनल जो पार्टनरशिप वो जहाँ पे भी बनाए वो ऐसी पार्टनरशिप्स हों जिसमें उसकी वजह से, उसके मौजूद होने की वजह से और उसकी ज़िद की वजह से आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हो ही ना पाए। सो इस तरह की मेंटालिटी रही है इंडिया की। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2007 से एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सामने लाया गया है यूएस की तरफ से। जब ओबामा का दौर था तब से ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसको बनाया गया है और उसको यानी उसकी तशहीर की गई है। और उसके बाद ट्रंप की हुकूमत आई, फिर बाइडन की हुकूमत आई, अब दोबारा ट्रंप की हुकूमत आ गई। तो ये सब इन अदवार में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का आइडिया जो है वो फ्लोट किया गया और यूएस ने कई दफ़ा आकर उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने बोला कि हमें एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए। और इंडो पैसिफिक का मतलब है कि जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के तमाम जो ओशन के जो ममालिक हैं, जो कोस्टल ममालिक हैं, वो तमाम जो हैं उनका एक स्ट्रिंग बनाई जाए, एक उनको यानी फोरम में इकट्ठा किया जाए और इस फोरम में
इंडिया को एक प्रेसिडेंस हासिल होगी, बिकॉज इंडिया जो है इनका क्योंकि स्ट्रेटेजिक एलाय बन गया था, और 1990 से आप समझ लें तब से आज तक इंडिया जो है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक एलाय बना हुआ है। और लाइक बहुत सारे डिफेंस पैक्ट्स, बेसिक फंडामेंटल डिफेंस पैक्ट यूएस और इंडिया के बीच में हुए हैं, जिसमें ये चीज़ भी शामिल है कि यूएस और इंडिया जो है वो आपस में एक दूसरे के एयर बेसेस, पोर्ट्स जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की सूरत में वो एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकेंगे। सो इसके अलावा वेपन्स एक दूसरे से लेना, और फिर जो एक स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह से वॉर लड़ी जाएगी, वो एक दूसरे से मिलकर बनाएंगे। और एक्चुअली तो बात ये थी कि यूएस को ये नज़र आया कि क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक रीजनल पावर बनना चाहता है, और उसको ये लग रहा है कि चाइना जो है ना वो उसका एक राइवल स्टेट है, और यूएस के लिए भी चाइना जो है वो एक राइवल स्टेट ही था। तो ये सब दोनों के लिए एक मतलब कॉमन एनिमी उनको ये दिखा कि चाइना जो है ना वो यूएस का भी कॉमन एनिमी है और इंडिया का भी कॉमन एनिमी। इस वजह से यूएस ने इंडिया को इतना बढ़ावा दिया, इतना चढ़ाया कि तुम जो है ना वो एक हमारा पिवट कंट्री हो, और इंडो पैसिफिक का जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें तुम्हारा एक पिवटल रोल होगा। इसी सारी शय की बुनियाद पे ऐसा हुआ कि यूएस ने ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया के साथ मिलकर, इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर क्वाड के नाम से एक इदारा बना लिया, एक फोरम बना लिया, जिसका एक प्रोनाउंस्ड एम था, यानी उनकी मतलब स्टेटमेंट थी, ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी क्वाड की, कि हम चाइना की ग्रोथ को रोकना नहीं होने देंगे, यानी ये चाइना की ग्रोथ रोकना ही हमारे क्वाड का बनाने का मकसद है। तो आप सोचो कि एक ऐसे फोरम के अंदर इंडिया आ गया जिसकी ओपनली ये चीज़ यानी आप समझ लें कि वो उसका दावा है कि हम चाइना को ग्रो नहीं होने देंगे। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया आ जाता है तो फिर रीजनल जो स्टेट्स हैं, जो कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ अलाइड हैं, यानी बेल्ट एंड रोड के जो इनिशिएटिव है उसमें 190 से जो ज़ायद ममालिक हैं, उनमें से 140 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड के पार्टनर्स हैं। यानी वो तमाम ममालिक के अंदर बेल्ट एंड रोड के कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं या शुरू हो रहे हैं, या मतलब उनकी प्लानिंग फेज में है, या लाइक हर मुल्क के साथ चाइना ने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए, और बहुत सारे ममालिक में ये प्रोजेक्ट्स काम करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी ग्लोबल आप देख लो ना, ये तो रीजनल भी नहीं है, बल्कि चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड के ज़रिए अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और तमाम पूरे एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और रोड्स और रेलवे लाइंस और गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस का एक जाल बिछा दिया, जिसकी वजह से ये तमाम ममालिक इकोनॉमिकली चाइना के साथ अलाइन होते चले जा रहे हैं। और जाहिर है जब आपकी किसी के साथ इकोनॉमिक अलायंस होती है तो उसी मुल्क के साथ आपकी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बढ़ती चली जाती है। सो ये जो इंडिया का रोल मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पिछले 20 सालों में आप समझ लें या 25 सालों में ऐसा हुआ है कि अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना टिल्ट कर दिया यूएस की तरफ, और जो चाइना के साथ उसकी एक राइवलरी थी, जो वो समझता था कि नहीं चाइना सुपर पावर ना बने, रीजनल पावर ना बने, बल्कि मैं खुद रीजनल पावर बन जाऊँ। उस चक्कर में इंडिया ने क्या किया कि दोस्तों के साथ जो इर्द गिर्द के मोहल्ले में दोस्त थे, नेबरहुड में दोस्त थे, उन सब के साथ उसने बैर ले लिया और जाकर के दोस्ती की तो किससे, उस यूएस के साथ जो कि कभी किसी का दोस्त बना नहीं। वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, वो हमेशा अपने मुफादात को सामने रखते हैं, और जहाँ उनको अपना मुफाद नज़र नहीं आता वहाँ पे फ़ौरन वो अपने उस पुराने से पुराने फ्रेंड को डिच कर देते हैं। और आप देख रहे हो कि यूरोपियन यूनियन जो कि उनका बहुत बड़ी अलायंस की एक बहुत बड़ी रीजन है, उनको उन्होंने डिच करा दिया। तो इंडिया किस खाते में आता है? तो यही हुआ है इंडिया के साथ कि उसने जो प्रेसिडेंस बना लिया ना इतने 20-25 साल से, उसमें वो फिट होता है यूएस का पार्टनर की तरह। वो ना उसकी दोस्ती है चाइना के साथ, ना उसकी ज़्यादा दोस्ती है रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, ईरान के साथ भी दोस्ती
को उसने दाव पे लगा दिया। जब पिछली दफ़ा बाइडन ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसने बाइडन ने ऐलान किया था कि ईरान से अब कोई भी तेल नहीं खरीदेगा हमारा दोस्त, तो उस वक्त कुछ साल पहले की ये बात है कि इंडिया ने कहा ठीक है हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे, जिसके बाद ईरान ने टोटली जो है ना वो इंडिया के साथ दोस्ती ख़त्म कर दी। और पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है उसके बाद बहुत ज़्यादा पहले भी थी हमारी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो मज़ीद उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो गई है अब इस वजह से। तो पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान यूएस के साथ कभी बिगाड़ने की बात नहीं करता, हमेशा उनके हाँ ज़रूर मिलाता है, लेकिन वो अपने रीजनल जो एलाइज हैं, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए, चाइना हो गया सबसे बड़ा पार्टनर, रशिया भी हो गया, इनके साथ उसने बहुत गहराई के साथ ताल्लुकात जो है ना इस्तवार कर रखे हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी उनकी भी नज़र पाकिस्तान पे ये कि पाकिस्तान के थ्रू हम ट्रेड जो है अरेबियन सी की तक लेकर आएंगे। वो इवन ईरान से भी उनको इतनी उम्मीद नहीं जितनी उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रास्ते से उनको उम्मीद है। सो ये है सिचुएशन। और इस सारी सिचुएशन में इंडिया की अगर दोस्ती यूएस के साथ ख़त्म हो जाती है तो फिर कितना बड़ा धचका लगता है इंडिया को। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि I2U2 के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन 2021 में बिल्कुल ताज़ा तरीन ये बनाई गई है, जिसमें नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया है, ओमान है, इजराइल है और यूएस है। ये 4 मुल्क मिलाकर इसको मिडिल ईस्ट क्वाड भी का नाम भी निक नेम लोगों ने दिए कि ये वेस्टर्न क्वाड है, ये इंडो अब्राहमिक अलायंस है। तो ये भी एक दोस्ती और ये भी एक जो नया मतलब फोरम बनाया है, इसमें भी एक साफ तौर पे दिखाई दिया कि इंडिया की जो दोस्ती है वो इजराइल और यूएस के साथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ओमान को भी उन्होंने अपने साथ लपेट लिया है, क्योंकि ओमान जो है वो इंडिया के साथ हमेशा गहरे ताल्लुकात रखने की और इकोनॉमिक टाइज रखने की कोशिश करता है। इसराइल के साथ भी ओमान की अच्छी दोस्ती चली आ रही है। उन्होंने काफ़ी उनको जो है अब्राहम अकॉर्ड्स में भी उनका साथ दिया। तो ये इससे नज़र क्या आ रहा है कि कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया ने अपनी स्ट्रेटिजिकली और इकोनॉमिकली यूएस के साथ और उसके दीगर पार्टनर्स के साथ। तो अब अगर ऐसा होता है कि अचानक ट्रम्प जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई इंडिया जो है वो तो खुद जो है वो इतना डेमोक्रेटिक नहीं है, यहाँ पर तो वोटर फ्रॉड हुई है, और फिर इंडिया से असैसन्स आकर यूएस के अंदर भी लोगों को कत्ल करते रहे हैं, कनाडा में भी करते रहे हैं, यूके में भी जो सिख लीडरशिप है उन सबको आकर ये असैसिनेट करते रहे। तो ये सब चीज़ों को अगर ट्रम्प सामने ले आए और कहे कि तुमने तो रशिया की मदद की है और यूक्रेन वॉर के अंदर तुम उसके साथ दे रहे हो, तो फिर इंडिया जो वो आपको नज़र आ रहा है कि कैसे टोटली आइसोलेट होकर के रह जाता है इस पूरे खत्ते के अंदर। और उसी के बरक्स अगर आप बेल्ट एंड रोड का नक्शा मैं आपको दिखा दूं कि 2013 की मैं आपको ये नक्शा दिखा रही हूँ कि ये 2013 में पहली दफ़ा ऐलान हुआ था बेल्ट एंड रोड का, और आज के ये नक्शा है कि दुनिया के कितने सारे ममालिक हैं जिनके अंदर बेल्ट एंड रोड के प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शुरू हो रखे हैं। ये तमाम ममालिक हैं। तो आप समझ लें आधी से ज़्यादा दुनिया जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जिसको अब ग्लोबल साउथ भी कहा जा रहा है, ये तमाम के तमाम चाइना के साथ एलाइड हैं। और इस नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया किस तरीके से टोटली इस पूरी वेब में से निकला हुआ है और बिल्कुल उसकी अलायंस नहीं है। ब्रिक्स के अंदर ऑल्दो कि इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन उस ब्रिक्स के अंदर भी उसकी ना रशिया से बनती है ना चाइना से बनती है। और लास्ट जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकी क्योंकि इंडिया उस जॉइंट स्टेटमेंट पे आमादा नहीं था। तो इस तरह से अब ये एक बड़ा ही एक क्रॉस रोड पे आ गया इंडिया। या तो वो अब यूएस को पूरी तरह से छोड़ देगा और वो वापस रशिया और चाइना के साथ दोस्ती करने की बात करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें एक अमन की लहर, बिकॉज इंडिया की जो दुश्मनी चली आ रही थी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, इसकी वजह से जंग का बादल हमेशा इस रीजन के ऊपर मुंडलाता रहता था और हमेशा जो है ना वो प्रोग्रेस के रास्ते में जब अमन नहीं होगा तो फिर प्रोग्रेस तो सेकेंडरी चीज़ है ना, वो तो फिर नहीं होगी। तो अगर इंडिया
चाइना और रशिया से दोस्ती कर लेता है और यूएस को डिच कर देता है, तो क्या होगा कि रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से फिर आगे आगे चलेंगे, क्योंकि ईरान में भी ये रोड्स बननी है, अफगानिस्तान में भी ये रोड्स बननी है, सेंट्रल एशिया में भी बन रही है, तो वो सब के सब एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन हो जाएगी और उसका फ़ायदा डेफिनेटली इंडिया को भी पहुंचेगा, क्योंकि चाइना ने इंडिया के लिए भी बहुत सारे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना रखे हैं, प्लानिंग की हुई है और वो उसको ऑफर भी करता रहता है, लेकिन इंडिया उनको जो है ना वो घास नहीं डालता था, बिकॉज वो तो समझता था कि मैं तो चाइना को मात देकर यूएस की मदद से चाइना को मात देकर जो है ना खुद एक रीजनल पावर बनने वाला हूँ। सो ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है इस सारी टैरिफ गेम की वजह से, और एक स्ट्रेटिजिक बैलेंस भी बन सकता है बहुत बड़ा इस टैरिफ के नतीजे में, अगर इंडिया जो एक समझदारी से काम ले और अपने मामलात को अपने रीजनल जो फ्रेंड्स हैं और अपनी नेबरहुड है उसके अंदर वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इंडिया का क्या रवैया होता है।